इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को विदेशियों ने गोद लिया और उन विदेशियों का पता नहीं कि कहां से आए हैं, कौन से आए हैं। और नारायण को दाऊद इब्राहिम भी है, तो तुम क्या दाऊद इब्राहिम को इस देश को गोद दे दोगे? जो है बेचना है, तुम देश को लूट रहे हो। मुझे आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वैसे विषय से हम भटक रहे हैं। बताइए, मेरा मुद्दा यूपी है। यूपी में लोकसभा चुनाव में 4 पार्टियों के बीच से 5वीं पार्टी और उससे होने वाला जो भी सियासी समीकरण में उलटफेर। अरे आप मुख्तार भाई नहीं, मुख्तार भाई बहुत टाइम ले लिया आपने, जरा अदब से सुन लीजिए। अब जरा अदब से हमारी बात भी सुन लीजिए। ये क्योंकि यूपी नहीं, मेरी बात अदब नहीं, अभी आपकी बहुत हो गई, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इनकी उनकी तो तुम विदेश से कैसे लेके आए थे? तुम विदेशियों को ला करके इस देश को गोद दे रहे हो और तुम कहते हो कि अभी हमने दिल्ली को गोद दिया, अब देश को गोद देंगे। कल तुम दाऊद इब्राहिम को लेके आओगे। बिल्कुल गलत बात है। कौन विदेशी आए थे यहाँ पे? और इन विदेशियों को तुमने जो गोद दिया है कौन है? आप अपमान कर रहे हो उसका भारत के बेटों का जो पासपोर्ट भारत का रखते हैं और इसका अपमान का बदला वो लोग आपको पूरे देश में देंगे। तुम्हें बताना होगा देश को। बिल्कुल, आप एक एक चंदे की साइड देखिए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपकी हताशा आपकी भाषा से दिखाई दे रही है और मुझे लगता है रामपुर में हताशा का हिसाब किताब आम आदमी आपके साथ भी करेगा। ऐसा है, ईमानदारी का चोला और बेईमानी का झोला। इन जुमलों से देश नहीं चलता, ये जुमले खत्म हो चुके। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। गजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जी चलिए, आप दोनों को बेईमानों के आप सरदार हैं और ठगों के ठेकेदार हैं। ठगों के ठेकेदारों को देश जान चुका है। आपकी शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विदेशियों को कहां से लाए थे? कल दाऊद इब्राहिम को लाके यहाँ बैठा दोगे तुम? नहीं, वो आपका काम है, छोड़ने का काम है। आतंकवादियों को कंधार में छोड़ने का तुम जो है हमारे पास बताओ, देश को लिख के दो कि किन किन विदेशियों को तुमने देश को ठेके पे दिया है। आप उन विदेशियों के नाम देख लीजिए। उन भारतीय पासपोर्ट धारकों का जो आप अपमान कर रहे हैं न्यूज 24 पर, वो सब देख रहे हैं। और ये वेबसाइट पे डाली जाएगी बहस और ये यूट्यूब पे भी डाली जाएगी। पूरी दुनिया के उन 66,000 बच्चे भारत और बाहर रहने वालों ने जिन्होंने 10-10 रुपए दिए लड़ाई के लिए, उन्हें विदेश आप दोनों को रोकना होगा। आप दोनों को रोकना होगा। मुख्तार साहब, कुमार विश्वास, माफ करें, आप दोनों को रोक रहा हूँ क्योंकि आप दोनों को रोक रहा हूं। मुख्तार साहब, कुमार विश्वास, हम वापस यूपी पर लौटते हैं और जिस ढंग की टीका टिप्पणी तलखी है वो हमारे सामने कमाल फारूकी साहब बहुत तलखी से बहुत सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को लगाए। लेकिन हम यूपी पर लौटते हैं क्योंकि उससे हम बात कहीं बढ़ेगी नहीं और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होगी। फिर मैं वहीं लौटता हूं। क्या फैक्टर हैं केजरीवाल? हालांकि बहुत सारी तलखी, गुस्सा जो दिखा मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार साहब, आप तो बहुत हमारा एक कहना है संजीदगी से आप इतना गुस्सा क्यों? हमको भी बोलिए अंजुम भाई, अब हमको बहुत देर हो गई से सुनी। मुख्तार साहब, ये चाहता हूँ नहीं अंजुम भाई, मुख्तार भाई, अब हमको बहुत देर हो गई इंतजार करते हुए। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, संजीदगी से रहिए। जी मुख्तार भाई बोलने जी। मुख्तार भाई प्लीज, मुख्तार भाई, कुमार भाई सुनिए, मुख्तार साहब, कुमार साहब प्लीज हमको बाहर मत हो जाइए। कुमार भाई हमको टाइम दीजिए थोड़ा सा। कुमार भाई, मुख्तार साहब, मुख्तार साहब एक मिनट, मुख्तार साहब जरा हम ये महसूस करते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल है। नहीं, अभी बाद में सवाल कीजिएगा भाई, बाद में सवाल कीजिएगा, बाद में सवाल कीजिएगा। केवल एक सवाल। मुख्तार भाई बाद में सवाल कीजिएगा बाबा। मुख्तार भाई बाद में सवाल कीजिएगा। सुन लीजिए, एक आदमी दोनों में तो कोई रुकेंगे ना। चलिए आगे रुकेंगे। ऐसे तो फिर एक मिनट मुख्तार साहब, एक मिनट मुख्तार साहब, बाकी लोग भी इन्होंने दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को गोद दिया है मुख्तार साहब, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। इन्होंने किन किन विदेशियों को दिल्ली की मुख्तार साहब वो आपने कहा ना, उसका उन्होंने जवाब दिया। मुख्तार साहब, ये विषय डिबेट में बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी अपनी बात रखने दें। मुख्तार साहब, विदेशियों को इन्होंने दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को गोद दिया है और उन विदेशियों ने कितना पैसा लगाया है? मुख्तार साहब बास की दिशा में बदल रही है। मुख्तार साहब शर्मिला नेता है। मुख्तार साहब के शारजा के पाकिस्तान के किन किन विदेशी? मुख्तार साहब ये मुद्दा नहीं है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को गोद दिया है। चलिए मुख्तार साहब, आपने अपनी बात कही, आपके पास आएंगे कमाल फारूकी साहब। मुझे लगता है ये गुस्सा और आक्रोश, हमें बड़ा अफसोस है कि दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी और कांग्रेस
दोनों ने आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया है। और मुख्तार भाई का जहाँ तक ताल्लुक है, दाऊद इब्राहिम को, अरे भाई कुमार साहब सुनिए, कमाल फारूकी साहब बोल रहे हैं, ये कुमार साहब सुनिए, विश्वास नहीं बोल रहे हैं, कमाल फारूकी बोल रहे हैं, इनको अपनी बात कहने दीजिए। मुख्तार साहब, मुख्तार भाई बात करने दीजिए हमको। मुख्तार भाई हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। किन विदेशियों को वोट दिया है? मुख्तार साहब, ये कमाल फारूकी साहब बोल रहे हैं, इनको तो सुनिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता रहे, ये नहीं है आप में, इसलिए इनकी बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि आप क्योंकि बहुत ही अच्छे लफ्जों में बात करते हैं, लेकिन आज आपका जो ये गुस्सा है, ये आपका जो एम्बेरसमेंट है, और ये आप बतला रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि जगदम्बा साहब भी जो है वो भी बहुत ही सीरियस सारे लोगों को बेईमान कहेंगे तो क्या करेगा? लीजिए मुख्तार भाई, सुन लीजिए ना एक मिनट। और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के भाई ने भी, मैं भी उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूं, जिस तरह से बिल्कुल नकार दिया आप पार्टी को, तो मेरे ख्याल से आप राइटिंग ऑन द वॉल जो है ना नहीं देख पा रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने यही सब कुछ किया तो यूपी के अंदर भी वही हशर होने वाला है जो दिल्ली में होगा। आप बिल्कुल क्लियरली ये समझ लीजिए कि जहां तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा और दूसरी जगह, कुमार साहब जरा बात करने दीजिए। जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में आपको इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली है, उसकी वजह यह है कि वहां कोई दूसरा विकल्प लोगों के पास नहीं था। बीजेपी बना, और अगर ये विकल्प, अगर ये आप पार्टी दिल्ली के अंदर भी नहीं होती तो आपको यहाँ भी 65 सीटें मिलती। मैं भी बोलूंगा उसके बाद अब जहां तक यूपी का ताल्लुक है, यूपी में आपने जितने भी समीकरण बतलाए हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूपी की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि यूपी की जनता दिल्ली के अंदर जो हैपनिंग हो रही है उसको ना जानती हो, प्रैक्टिकल चीजें ना जानती हो। यूपी की जनता जबकि बिल्कुल करीब में है बॉर्डर पर, और जैसे भी कुमार साहब ने फरमाया, बहुत सारे लोग यहाँ आकर देख भी रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। आप भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूं, लेकिन मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स को देख रहा हूं, हम में से कोई नहीं समझ रहा था। मैं ये महसूस करता हूं कि अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी, उसमें मैं किसी का नाम लिए बगैर कर रहा हूं, अगर आप पार्टी को अगर आप निगेट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं गलत, ये सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। ये वंडर के लिए ब्लंडर कर रहे हैं आप। नाउ इट इज ए फैक्ट कि आप पार्टी जो है वो एक फैक्चुअल पोजीशन है, आप उसको नकार नहीं सकते। आप चाहे उसको फॉरेनर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो है। आपने अपने कुमार विश्वास, एक मिनट होल्ड करिएगा, चाहे पुरुषोत्तम अग्रवाल इनकी भी बात लेते। पुरुषोत्तम जी, दिल्ली का मामला जाहिर है बीजेपी बनाम कांग्रेस था, उसमें एक आप पार्टी आई, 3 साल की पृष्ठभूमि हमको 2010 से देखना होगा, अन्ना मूवमेंट से लेकर उसके बाद यूपी में 4 पार्टियां हैं, 2 नेशनल पार्टियां, उसके बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी, और जातीय समीकरण और बहुत लंबा चौड़ा ताना बाना है। 20 साल 22 साल देखें, तमाम तरह के उठाफटक पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ। उसमें क्या केजरीवाल, और मैं जब ये कह रहा हूं 4-5 महीने सामने, उसके भी मद्देनजर कोई फैक्टर बनेंगे, ऐसा है। और मैं निवेदन करूंगा आपसे और सारे पैनल से कि मुझे 1-1.5 मिनट दे दें। जी अनइंटरप्टेड। दिक्कत यह है कि हमारी जो पारंपरिक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और मैं सचमुच चकित हूं और थोड़ा दुखी हूं, यहाँ जिस तरह आम आदमी पार्टी के प्रति अपने फ्रस्ट्रेशन और अपनी हताशा को जिस तरह अभिव्यक्त किया गया, जिन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया, उससे मैं सचमुच चिंतित हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये आम आदमी पार्टी के डायनेमिक्स को नहीं समझ रही। आम आदमी पार्टी जो है वो उस तरह की पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं है। कल को क्या होगा राम जाने। हो सकता है कि इसका भी वही असर जो असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का हुआ था, या सन 77 के चुनाव के बाद जनता पार्टी का जिससे बड़ी उम्मीदें थी उसका हुआ था, वो अभी भविष्य के गर्भ में। अभी स्थिति यह है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का, देखिए जरा तथ्य को सामने रखें, 28 सीटें वो जीते हैं, 20 पर वो दूसरे नंबर में हैं, और कई सीटों पर वो 1,500-2 हजार से भी कम वोटों से दूसरे नंबर पर। और ये सब क्या है? ये आम आदमी पार्टी के अपने संगठन भर का कमाल नहीं है, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के विकल्प की जो छटपटाहट इस देश की जनता में, एब्सोल्युटली राइट, एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव लोगों को दिखा, और लोगों ने उसे जैसे अपने मूवमेंट के तौर पर एडॉप्ट कर लिया। मुझे ये नहीं पता कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस विदेशी ने एडॉप्ट किया, लेकिन मेरी आम आदमी पार्टी से या भाजपा से या कांग्रेस से ना कोई लेना है ना कोई देना है। मैं एक स्वतंत्र नागरिक और उसके बीच दिल्ली में क्या हुआ 4 महीने, भाई दिल्ली में 4 महीने में, आप मेरी बात सुनिए अजीत जी, दिल्ली में हुआ क्या? लोगों को एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव की तलाश थी।
उस क्रेडिबल अल्टरनेटिव के रूप में पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी अपनी गतिविधियों के जरिए उनके सामने थी। लोगों ने उसको चुना। मैंने पहले भी यही कहा था कि क्या वो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने का काम अगले 4 महीने में आम आदमी पार्टी सारे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में कर पाएगी। और अगर कर पाई तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। ये सवाल, एक मिनट कुमार विश्वास आपके पास आऊंगा, लेकिन ये सवाल का जवाब चाहता हूं प्रोफेसर आनंद कुमार। 4 महीने में क्या ऐसी क्रेडिबिलिटी जो आपने 3 साल में दिल्ली में बनाई अन्ना मूवमेंट से, 4 महीने में ऐसा क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जहां कांग्रेस हाशिए पर चली जाती है, जहां बीजेपी 10 सीट पर सिमट जाती है, वहां आम आदमी पार्टी अगले 4 से 5 महीने में या 3 ही महीने के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्या कर पाएगी? देखिए, हमारे काम की धारावाहिकता अगर बनी रही, क्योंकि हमने पिछले 1.5 बरस में जो दिल्ली में होता था उसकी गूंज, उसकी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के हर कोने में होती थी, और उसमें से ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग आम आदमी पार्टी के रूप में संगठित हो गए और उन्होंने सक्रियता का एक सिलसिला बनाया है। अब दिल्ली के चुनाव का जो लाभ मिलना चाहिए हमको, उसको अगर हमने खूबसूरती से वहां पेश किया, खुले दिल से, अन्य साथियों और आंदोलनों के प्रति सम्मान रखते हुए, क्योंकि भाजपा तो अपना पत्ता चल चुकी है। उसने मुजफ्फरनगर में एक मॉडल दे दिया है कि इस चुनाव को उत्तर प्रदेश में हमको भ्रष्टाचार बनाम सुशासन की बजाय हिंदू बनाम मुसलमान में लड़ना है। उसका थोड़ा लाभ उनको दिल्ली के चुनाव में मिला। तो प्रोफेसर आनंद कुमार नकवी जी, मुख्तार अब्बास नकवी तो कह रहे हैं आप कांग्रेस के खिलाफ लड़िए, बीजेपी के, मोदी के सुशासन के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? यही तो सवाल पूछा है, चल रहा है। तो फिर आपकी लड़ाई मोदी से भी है या नहीं? नहीं, मोदी का तो रथ रुक गया, वो तो मोदी के रथ का पहिया दिल्ली में टूट गया, उसका रिपेयर करना पड़ेगा। सही बात है, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे हैं मोदी का रथ का पहिया दिल्ली में टूट गया, अब रिपेयर करना पड़ेगा, यूपी में मुश्किल होने वाली है। आप भले ही हालांकि मैं फिर से आग्रह करूंगा थोड़ा गुस्सा कम करें, आप तो बहुत संजीदा नेता हैं, एक लाइन बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, आप थोड़ा शांति से बोलेंगे, हंस के बोलेंगे, अच्छा लगेगा। नकवी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोफेसर अनंत कुमार जी या भाई कुमार विश्वास जी जो बात कह रहे हैं, सुशासन के रथ में के सामने आप जितने भी कांटे बिछाएंगे वो कांटे फूल बन जाएंगे और वो सुशासन का रथ आगे बढ़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि जब ये सारे देश को भ्रष्ट कहते हैं, सारी राजनीतिक व्यवस्था को भ्रष्ट कहते हैं, तो इन्हें ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने दिल्ली की लगभग 40 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा करने की कोशिश करो। कौन से विदेशी हैं वो, कौन से विदेशी हैं वो, कौन से विदेशी हैं? अरे भैया, अगर आप कहो कि एनआरआई है तो एनआरआई तो दाऊद इब्राहिम भी है। तो भैया आप कल को लोकसभा की सीटें उनको गोद देने वाले हो क्या? तो इसलिए ये तो एक नया चैलेंज चला है कि हम यूपी की लड़ाई को आप दाऊद इब्राहिम से तुलना कर रहे हैं, मुझे लगता है आप नाइंसाफी कर रहे हैं। कुमार विश्वास, अब आप ही जवाब दे। एनआरआई को दाऊद इब्राहिम तो मत कहिए, और एनआरआई को दाऊद इब्राहिम नहीं कर सकते, देश के नागरिक है, उन्होंने चंदा दिया है, नागरिक है, राजनीति में कुमार विश्वास उन्हें वोट देने का अधिकार है। अरे भैया, देखिए टेक्निकली और उन्हें वोट देने का अधिकार है, वो इस देश के नागरिक है। कुमार विश्वास दाऊद इब्राहिम और ये सब नहीं कह सकते, गलत बात है। अरे मेरे जवाब दीजिए, ये गलत बात। साहब सुन लीजिए, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं। नहीं वो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुख्तार साहब जो एनआरआई है, जो विदेश में रह रहे हैं, उनको आप दाऊद इब्राहिम कह देंगे, ये बात विदेशियों ने दिल्ली को गोद दिया था। जवाब सुन लीजिए, मुख्तार साहब जवाब सुन लीजिए। आप विदेशी जो हमारे एनआरआई हैं, जो विदेशी उसमें रहते हुए भारत का पासपोर्ट रखे हुए, उनको आप दाऊद इब्राहिम कह देंगे। कुमार विश्वास को जवाब देने, कुमार विश्वास जवाब दीजिए। ले लिया आज आप मैंने टोटल दिया। मुख्तार साहब, आपने 47 बार पूछा कि ये कौन विदेशी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही भारत के बेटे हैं जो गुजरात के भूकंप के साथ, जिन्होंने गुजरात के एक जिले को गोद लिया था। अरे हमें सबसे पहले पूरा सुनना सीखिए। आप 47 बार हमने गुजरात को गोद नहीं दिया, गोद दिया था आपने, आप पूछे नहीं दिया मेरे भाई, हमने गुजरात को गोद नहीं दिया। आपने गुजरात के एक जिले को गोद दिया था उस समय जब भूकंप आया था गुजरात में। हमने गुजरात को गोद नहीं दिया। गए हुए भारत के पासपोर्ट इस आंदोलन की कमान संभालना है $10 से, तो उन्हें आप दाऊद इब्राहिम कह रहे हैं। तो मेरे पास आपकी कोई उत्तर नहीं है। मुझे